हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 134 ब्लॉक 3 यूनिट 9 दैट इज़ एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अब कोल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था इंटरनेशनल रिलेशन का, उसका एंड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन को हम स्किप कर देते हैं। नथिंग एज सच, वैसे ये चीज़ें बताई गई है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी जो नॉन अलाइन थी, मतलब ना ही वो दोनों कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रही थी। बाइपोलर सिस्टम में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, चाहे वो कैपिटलिज्म हो या फिर सोशलिज्म हो। ठीक है, कोल्ड वॉर के जैसे ही ख़त्म हुआ तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होने, बहुत सारी कंट्रीज़ नॉन अलाइन होने लगी। कुछ कंट्रीज़ थे जो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे, तब भी कुछ थे जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे, पर ज़्यादातर कैपिटलिस्ट और नॉन अलाइन थे। ठीक है, हम बात करते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड द इंटरनेशनल रिलेशन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या रिलेशन था? तो सबसे पहले तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर में डिसोल्यूशन हुआ यूएसएसआर का। अब यूएसएसआर को दो लेवल्स में अगर हम देखें तो इसका दो लेवल्स में डिसोल्यूशन हुआ था, मतलब एक डोमेस्टिक और एक एक्सटर्नल लेवल पे। ठीक है, मतलब यूएसएसआर को बहुत सारी इकोनॉमिक स्टेग्नेशन फेस करनी पड़ी थी, उनके बहुत सारे सप्लाईज में उनके शॉर्टफॉल होने लगी थी। लाइक आप बोल सकते हो जो भी कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसमें कमी होने लगी थी। इवन जो स्टेट है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जो भी लोगों के डिमांड थे अलग अलग सेक्टर से, उससे सप्लाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारी जो भी कम्युनिस्ट पार्टी थे सोवियत यूनियन के, वो इमर्ज हुए थे उस टाइम पे। माइकल गोर्बचेव आप बोलो जब सेक्रेटरी बने थे, जिसके बाद थोड़ी सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल आई थी, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। देन एक न्यू थिंकिंग भी आई इकोनॉमिक पावर को लेके, जो मिलिट्री पावर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया सिक्योरिटी को लेके। उन्होंने मिलिट्री पावर पे ही काम किया, सारी पॉलिसीज़ वगैरह लगाए ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसे रिजॉल्व कर सके वापस, जो चीज़ें पास्ट की एक्टिविटीज़ की वजह से आई थी, जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो कोल्ड वॉर का जो परसेप्शन या पॉलिसीज है सोवियत यूनियन को लेके, आप बोल सकते हो हाई मिलिट्री स्पेंडिंग के वजह से उनको ये ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि मिलिट्री पे उन्होंने इतना ज़्यादा खर्च कर दिया था कि मतलब उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेगनेंट हो गई थी या कम हो गई थी। ठीक है, अबाउट 40 to 50% जो उनकी जीडीपी है वो डिफेंस पे खर्च हुई थी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम आई थी, उनके बहुत ही गंदे एक्सपीरियंसेस थे, इसकी वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई नई नई सोवियत यूनियन में, आप बोल सकते हो, चाहे वो इकोनॉमिक फेलियर को लेके हो या फिर जो भी कम्युनिस्ट रूल वगैरह हो, वो सारी चीज़ें आने लगी थी। आप ओवरऑल बोल सकते हो कि उसे दो भाग में बांट दिया गया था, रशिया और दूसरा मेरे को भी नहीं पता मैं भूल गई गाइस। वेल ये है नॉर्मली कि जो भी थी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज वॉर के टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया था, और क्योंकि वॉर के टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च करे थे तो इसलिए उनकी इकोनॉमिक स्टैग्नेंट हो गई थी, स्पेशली जब लोग कैपिटलिस्ट के तरफ जाने लग गए थे ज़्यादातर। ठीक है, ओवरऑल ये था इस पॉइंट में। देन हम बात कर लेते हैं फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब बर्लिन वॉल सबसे पहले क्या चीज़ है, मतलब बर्लिन वॉल। ठीक है, अब ये है कि जो भी जर्मनी है, ठीक है, उसका ईस्ट और वेस्ट पार्ट को वो फिज़िकली और आइडियोलॉजिकली डिवाइड करती है। फिज़िकली भी वो डिफरेंट है, आइडियोलॉजिकली भी डिफरेंट है। ठीक है, जो वेस्ट जर्मनी थी वो फेडरल रिपब्लिक को फॉलो करती थी, जो कि वेस्टर्न अलायंस सिस्टम या यूएस के सपोर्ट में ज़्यादातर थी, कैपिटलिस्ट थोड़ी सी। देन ईस्ट जर्मनी की अगर आप बात करते हो तो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को फॉलो करती थी, जो कि मेंबर थी सोवियत ब्लॉक के। ठीक है, तो ईस्ट जर्मनी सोवियत के साइड में, वेस्ट जर्मनी यूएस के साइड में, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जो डिवीजन था जर्मनी का दो पार्ट में, आइडियोलॉजी के लाइन्स पे हो या किसी भी लाइन्स पे हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट ब्लॉक को लेके हो, तो ये चीज़ें ब्रेक हो गई। इसलिए ब्रेक हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं, मतलब आप जब बोल सकते हो, जो भी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो फॉल हो गई। ठीक है, अब उसके फॉल होने की वजह से ये हुआ कि उनके ऊपर बहुत सारी प्रेशर आने लगी, जो भी कंट्री थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगी, ईस्ट जर्मनी के ऊपर स्पेशली जो भी सिविलियन अनरेस्ट हुआ था वहाँ पे, कि सिविलियंस के बीच में बहुत सारी मतभेद होने लगी थी, लड़ाइयाँ होने लगी थी उनके बीच में, ये आना बाना ये सब चीज़ें थी। ठीक है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही थी। इसकी वजह से जर्मनी, जो ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट
गवर्नमेंट थी उनके ऊपर प्रेशर आया कि जो भी लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं वेस्ट जर्मनी, उनके ऊपर जो एलिगेशंस पहले या फिर जो भी रेगुलेशंस लगे थे कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हटा दी गई या फिर थोड़ी कम कर दी गई। ठीक है, तो हुआ ये कि दोनों साइड के जो लोग थे, चाहे वो वेस्ट जर्मनी की आप बात करो या ईस्ट जर्मनी की बात करो, वो दोनों गैदर होकर जो बर्लिन वॉल था उसको गिरा दिया, मतलब कहीं ना कहीं वो एकजुट हो गए। ठीक है, तो जब ये यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, मतलब एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला के अंदर में आ गए, तो उसके साथ ही फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ था। इसके बाद कुछ पीसफुल ट्रांजिशन हुआ था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, स्पेशली यूगोस्लाविया में आप देखो। देन कुछ जगह पे वायलेंट चेंज भी हुआ था, रोमानिया या बुल्गारिया की अगर आप बात करो। ठीक है, अब जो फॉल हुआ था यूएसएसआर में 1991 में, उसकी वजह से 15 मतलब इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ निकल के आई थी। अब वो 15 इंडिपेंडेंस कंट्री ये सारी है, आर्मेनिया, बेलग्रास, जॉर्जिया, रशिया, ये सारी चीज़ें, यूक्रेन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, ये 15 इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह निकल के आई थी जब यूएसएसआर का फॉल हुआ था 1991 में। तो ये था ओवरऑल बर्लिन वॉल के बारे में कि हाँ, नई वॉल्स कैसे आ गई, किस तरीके से जो जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया था वो किस तरीके से एकजुट हो गए, किस तरीके से उनका यूनिफिकेशन हुआ था। इवन जो यूएन की मेंबरशिप है वो भी इंक्रीज़ होने लगी, क्योंकि उन्होंने जब ये चीज़ें की थी, स्पेशली बॉम्बिंग वगैरह वाला सिचुएशन जब उन्होंने किया था, उसके बाद से थोड़ा लोगों के मन में वो एज अ सुपर पावर भी इमर्ज हो रही थी, स्पेशली आफ्टर कोल्ड वॉर एक सोल सुपर पावर की तरह उभर के आ रही थी। तो इसलिए लोग ज़्यादातर कैपिटलिस्ट की तरफ जाने लगे थे, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही थी बहुत सारे कि मेंबरशिप इंक्रीज़ हो गई थी, नए इश्यूज़ वगैरह भी लेके आ रहे थे जो यूएन एजेंडा के थ्रू डिस्कस या रिजॉल्व होते थे। ठीक है, सोवियत ब्लॉक्स का मतलब ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप इन द सेंस कि मतलब वो कहीं ना कहीं बट चुका था बहुत सारे भागों में। ये सारी चीज़ें, ये सारी चेंज आई थी। ठीक है, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट रजीम भी ख़त्म हुई थी ईस्टर्न यूरोप में स्पेशली, और जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है पूरे वर्ल्ड में, वो एक न्यूली फॉर्म स्टेट जो होती है वो अपना रहे थे। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं डीपनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के ऊपर, तो जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है, तो उसके साथ ही कोलैप्स हुई आइडियोलॉजी जो सोशलिज्म या सोशलिस्ट ब्लॉक की थी, उनकी ख़त्म हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली उनका डिसोल्यूशन हुआ है और यूएस तो सोल सुपर पावर की तरह उभर गई थी, तो इनकी आइडियोलॉजी जो है वो हल्की पड़ गई थी या कोलैप्स हो गई थी कहीं ना कहीं। ठीक है, कि ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता मतलब ग्लोबलाइजेशन के साथ, तो ये सारी चीज़ें। तो ग्लोबलाइजेशन जो आई थी वो एक मेजर प्रोसेस है आप बोल सकते हो, जिसमें रैपिड ग्रोथ की बात करते हैं, और वो इंटरनेशनल इकनॉमी में बात करते हैं या ट्रेड रिलेशन में, कि हम किस तरीके से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होके एक दूसरे की हेल्प करके टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में, या ऑन अदर हैंड, ठीक है, सारे तरीके से हम किस तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो जो भी डेवलपमेंट थी उसकी वजह से ग्लोबल विलेज, नया ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आया, जिसके वजह से जो भी इंटरकनेक्टिविटी होती थी सारे नेशन स्टेट्स के बीच में आप बोल सकते हो, ठीक है, तो वो एक कनेक्टिविटीज़ बिल्ड कर रही थी इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये दोनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस थी उस टाइम पे। ठीक है, तो जो प्रोसेस थी वो ग्लोबल इन नेचर थी, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, कल्चरल लेवल पे हो, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये सारे लेवल पे ग्लोबलाइजेशन काम कर रही थी। ठीक है, इवन इसके आने की वजह से बहुत सारे नए एक्टर्स जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स होते थे या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे, लाइक आप एमएनसीज़ की बात कर सकते हो, आप एनजीओज़ की बात कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी उभरने लग गई ताकि वो काउंटर कर सके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन पे बात कर सके, एंड जो भी फ्री ट्रेड या फ्री एंटरप्राइजेस थी उसको लेस अकाउंटेबल बना सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की, ठीक है, कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या चीज़ें थी, पॉइंटर्स में मैं बता देती हूँ। जो सबसे पहली चीज़ें, जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक थी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की, तो वो था डोमिनेंस ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। जो फ्री मार्केट का कंसेप्ट था कैपिटलिस्ट का, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होने लगी। ठीक है, मेजर टूल की तरह देखने लगे कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, तो वो फ्री मार्केट के थ्रू था।
अब जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी हमारी डेमोक्रेटिक का इमर्जेंस, मतलब जो भी डेमोक्रेटाइजेशन हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने लगी थी, बाकी चीज़ें छोड़ के, मोनार्की, अथॉरिटेरियन, ये सारी चीज़ें छोड़ के वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वगैरह एक पावर में आने लगी थी। कई बार बहुत सारी इलेक्शंस वगैरह हेल्ड होने लगे थे बहुत सारी कंट्रीज़ में, स्पेशली पहली बार, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे रूल प्रिवेल हो रहे थे, स्टेट्स वगैरह जो भी जुडिशरी जो थी वो इंडिपेंडेंट होने लगी थी, राइट टू वोट मिलने लगे थे लोगों को, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अगर आप थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हो तो वो था इंटरनेशनल ट्रेड में रैपिड ग्रोथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो भी हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, उन्होंने ये पता किया कि हमारी राइज़ हो रही है मिलिट्री ट्रेड में, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ तक पहुंच रही है, बहुत सारी इंटरडिपेंडेंट होने लगी है इकोनॉमिक रिलेशन में कहीं ना कहीं। वही अगर आप फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हो तो जो नए एक्टर्स थे जो आए थे, नॉन स्टेट एक्टर, चाहे वो आप एनजीओज़ की बात करते हो, एमएनसीज़ की बात करते हो, वो बात करने लगी थी बहुत सारे स्पेसिफिक इश्यूज़ के बारे में, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के ऊपर बात करने लगी थी, वीमेन को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर बात करने लगी थी, और बहुत सारे एक्टर्स इमर्ज होने लगे थे उस टाइम पर, ठीक है, जो अलग अलग इशूज़ को कवर करते थे, ठीक है। हाँ, फिर जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा का, तो वो है कि जो हमारा फोकस एरिया है वो चेंज होगी, जो पहले वर्ल्ड सेंट्रिक होती थी वो चेंज होगी रीजनल सेंट्रिक इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, मतलब हम रीजन वाइज फोकस करने लगे, जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, जो भी ह्यूमन माइग्रेशंस होती है उस इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है, जो भी इंटरेस्ट है हमारी कॉमन है नेचर में, ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ कैसे उसके इम्पैक्ट वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकती है, सॉल्व कर सकती है, प्रायोरिटाइज कर सकती है स्टेट के एक्शंस को, उसके ऊपर बात होने लगी थी। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो चेंज हुए थे और उसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशन में चेंज हुई थी, ठीक है। जो जब एंड हुए थे कोल्ड वॉर तो बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी उस टाइम पे, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रक्चरल चेंज आई थी इंटरनेशनल रिलेशन में, बहुत सारी चेंजेस आई थी, उसकी वजह से रिलेशंस वगैरह भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पे बाइंड, एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने लगे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ इन द पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल रिलेशन, कि क्या इश्यूज़ वगैरह आई थी। अब इश्यूज़ वगैरह सबसे पहली एथनिसिटी और कन्फ्लिक्ट। एथनिसिटी और कन्फ्लिक्ट हमेशा के टाइम से चलती आ रही है। सिंपल टर्म्स में मैं अगर समझाऊँ तो एथनिसिटी या रिलीजन के बेसिस पे किसी को बांटना या इसके बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। हर एथनिक आइडेंटिटी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानना चाहती थी या अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इवन अगर आप यूएसएसआर की बात करो जिसकी वजह से बहुत सारी एथनिसिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट हुई थी। लाइक आप जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट उनके यहाँ से निकल के आई थी ना, जो भी जितने भी थे, मैं भूल गई नंबर, ठीक है, अराउंड 13, 14 या 20 थे शायद से, ठीक है। तो उन सारे में वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम फेस करने लगे, हर कोई अपनी चीज़ों को आगे रख रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी सी वायलेंट होने लगी थी चीज़ें, ठीक है। इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी ये प्रॉब्लम, जो भी ट्राइबल कन्फ्लिक्ट वगैरह होने लगे थे, वॉर्स वगैरह होने लगे थे, लाइक जो भी सिविल वॉर वगैरह, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी ह्यूमन ट्रेजेडीज़, वायलेंस वगैरह होने लगी थी, क्राइम्स होने लगी थी ह्यूमनिटी को लेके, पीस वगैरह मेंटेन नहीं हो पा रही थी ग्लोबल। ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था उस टाइम पे कि कैसे हम एक स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिल्ड करें और पीस वगैरह मेंटेन करें, ठीक है। इवन इंडिया की अगर आप बात करते हो तो क्योंकि इतनी एथनिसिटी के बेसिस पे, इतनी लैंग्वेजेस, इतनी सारी रिलीजन्स वगैरह है, तो इसलिए उसके बेसिस पे भी बहुत सारी मतलब लोगों का यूनाइट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स यही तो करके गए थे, डिवाइड एंड रूल वाला, तो जिसकी वजह से ऑलरेडी थोड़ी बहुत मेंटली डिवीजन थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म राइज हुआ था, जो भी इस्लाम के साइड से बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होने लगी थी, आप देख सकते हो, जिसको सपोर्ट भी मिल रही थी कहीं ना कहीं। उन्होंने यूएसए या फिर यूएसएसआर ने जो नई चीज़ें, नई पीस को लेके उन्होंने बात की थी, वो चीज़ें वो अपना नहीं पा रहे थे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो पावर वो लेना चाहते थे कहीं ना कहीं, बट अगर आप तालिबान की देखो, तालिबान का जब बर्थ हुआ था, जब वो आया था, ठीक है, विटनेस हुई थी, तब बहुत सारे वो पावरफुल, एज अ पावरफुल ग्रुप
या फिर एज अ पावरफुल फंडामेंटल ग्रुप की तरह निकल के आई थी, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इवन आप देखो कि एक सच ग्रुप थी अलकायदा की, अगर आप बात करते हो, या सऊदी बोर्न ओसामा बिन लादेन की आप बात करते हो, ऑब्वियसली इनका नाम अभी भी वो है कि हाँ ये सारे लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे या फिर आर्म्ड थे यूएस के थ्रू, मतलब यूएस इनको सपोर्ट कर रहे थे, आर्म्ड फोर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से ये आर्मी, सोवियत आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। बहुत सारी टेररिस्ट बॉम्बिंग हुई थी यूएस में भी, अगर बात करो तो अलकायदा के थ्रू, ठीक है। मतलब अलकायदा ने बहुत सारी टेररिस्ट बॉम्बिंग की थी यूएस पे सितंबर 2001 में। आई डोंट नो क्यों 9/11 टेररिस्ट इंसिडेंट जिसका नाम है, आई डोंट नो नाम भी क्यों दिया, मैं क्यों हूँ टीचर, ठीक है। तो वॉट एवर, नॉर्मली ये है कि बहुत सारी बॉम्बिंग्स वगैरह होने लगी थी, बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने लगी थी, हर कोई एक दूसरे में घुसपैठ कर रही थी, कहीं ना कहीं वो उसके में इंटरफेयर कर रही है, वो उसके में इंटरफेयर कर रही है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से टेररिस्ट घुस रहे थे कहीं पे भी, ठीक है। अगर हम हेजीमोनिक एटीट्यूड ऑफ यूएस की बात करें तो यूएस क्योंकि एक सुपर पावर की तरह भी उभर के आई थी, तो वो एक एटीट्यूड उनके अंदर आ गया था हेजीमनी वाला कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट, या हमारे पास सारी पावर है, हमारे पास मेन अथॉरिटी होनी चाहिए, हम पीस मेकिंग या फिर पीस इन्फोर्समेंट पे काम करेंगे, ग्लोबल सिक्योरिटी पे हमारे अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए। तभी यूएन वाला भी चीज़ें सैंक्शन हुई थी कि मतलब जब तक यूएन सैंक्शन नहीं करेगी किसी भी चीज़ को तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। उनके अंदर वो एटीट्यूड आने लगी थी। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि क्योंकि बहुत सारी एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्मूथ करने के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए जो भी सारी चीज़ें हुई, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, एडवांसमेंट जो लाई थी, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वगैरह, या जो भी वेपन्स थे मास डिस्ट्रक्शन की, इसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। हम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं हो पा रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा फोकस इकोनॉमी को फिर से रीगेन करना था कि हम किस तरीके से वापस अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते। तो हम पॉल्यूशंस वगैरह जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से होती थी वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी इन्वायरमेंटल मूवमेंट वगैरह हो रही थी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से ऐसी स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं कि प्रोडक्शन लेवल को इस तरीके से बनाए या इस तरीके से प्रोडक्शन करे कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो या फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकें। ये सारी प्रॉब्लम आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी। देन अगर आप माइग्रेशन और ह्यूमन राइट इश्यूज़ की बात करते हो तो ये भी है कि एथनिक कन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी कि लोग जाने लगे थे, माइग्रेट करने लगे थे अलग अलग जगह पे अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। और ह्यूमन राइट की तो इशू आ ही रही थी एट दैट टाइम। स्टार्टिंग में ह्यूमन राइट को इतना स्ट्रॉन्गली लागू करना पॉसिबल नहीं था कि हम इम्प्लीमेंट कर पाए प्रॉपर, ठीक है। तो उनको भी वो सारी प्रॉब्लम हो रही थी, रिफ्यूजीज़ वगैरह बहुत सारे आ रहे थे, लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, कहीं ना कहीं वायलेंस वगैरह हो रही थी, प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही थी ह्यूमन राइट की या ह्यूमन लाइफ्स की। तो ये भी एक मेन इंटरनेशनल इशूज़ की तरह बन के आ गई थी, ठीक है। अब अगर हम नए पर्सपेक्टिव की बात करें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, तो सबसे पहला है मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। अब ये वैसी चीज़ है कि मतलब अलायंस बनती है, बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज़ एकजुट होकर अलायंस बनाती है और उनकी एग्रीमेंट होती है कि वो कॉमन गोल्स जो भी है या कॉमन इश्यूज़ जो है उनको एड्रेस करेंगे और उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर पार्ट ली, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्ट ली और उसके थ्रू बहुत सारी इंस्टीट्यूशन भी बने। लाइक आप यूएन की बात कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक बनी थी, IMF, जनरल एग्रीमेंट जो बनी थी GATT, ठीक है, टैरिफ और ट्रेड को लेके ये सारी चीज़ें आने लगी थी। नाफ्टा, ब्रिक्स, ये सारे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आने लगी थी जिनके अंदर में कंट्रीज़ का संगठन था, बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके काम कर रही थी और कोऑपरेशन या किस तरीके से मेजर इश्यूज़ जो है एक दूसरे के साथ या मेजर ग्लोबल इश्यूज़ जो है उसको सॉल्व कर सकते, उसको कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ बात करके वो सारी चीज़ें आती थी, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक इश्यूज़ वाइज एग्रीमेंट होती थी और अलग अलग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड होती थी, ठीक है। अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करते हो, रिवाइटलाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
मतलब अगर आप देखो तो कोल्ड वॉर के पीरियड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, कुछ कुछ लाइक यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा, जो भी एक विक्टिम की तरह ही बने थे उस टाइम पे, क्योंकि इनको ये तो बनाया गया था कि हाँ ये किस तरीके से दोनों के बीच में पीस मेंटेन कर सकते हैं, बट ये चीज़ें फेल होने लगी थी कहीं ना कहीं। आईएमएफ लेकिन एक मतलब आईएमएफ एक हारमनी की तरह काम कर रही थी यूएस के इंटरेस्ट या गोल्स के लिए। ये जो भी अंडरस्टैंड करने की जो भी नेचर या ग्रोथ थी इंटरनेशनल रिलेशन की, वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रही थी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुई थी तो पर्सपेक्टिव वगैरह चेंज होने लगी कि हम किस तरीके से हमारी वर्किंग को, हमारी नेचर को, या जो भी रोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में दोबारा से चेंजेस लाई गई, जो भी हमारी प्रोसेस थे इंटरनेशनल, इवन नॉन स्टेट एक्टर्स या जो नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी वो किस तरीके से फंक्शन करेगी कि एक्चुअल में वो चीज़ें चेंज ला सके, या आइडियोलॉजिकल जो आप बोल सकते हो ना कि मतलब कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस किस तरीके से आइडियोलॉजिकली लाना है उस चीज़ पे काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कमर्शियल कंसिडरेशन इन ड्राइवर सीट। आप ये बोल सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन के फेज़ के बाद आने से एक वर्ल्ड, एक छोटी सोसाइटी बन गई थी जहाँ पे जो भी इंटरेक्शंस वगैरह होती थी कंट्रीज़ के बीच में वो ज़्यादातर कमर्शियल इंटरेस्ट के बेस पे होती थी, क्योंकि वो इकोनॉमिकली एडवांसमेंट की बात कर रहे थे कि हम इकोनॉमिकली फोकस करेंगे एडवांसमेंट की, तो इसलिए कमर्शियल इंटरेस्ट ज़्यादा थी, चाहे वो प्रोडक्शन को लेके हो, मूवमेंट, मार्केटिंग, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा कनेक्टेड थी। ठीक है, इवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजीज़, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह थी, बॉर्डर्स, अक्रॉस बॉर्डर्स, वो बहुत ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हर कोई एक दूसरे से परचेज़ कर रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये चीज़ें बहुत ही हाई लेवल पे थी। ठीक है, कॉमर्स वगैरह इवन आप बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, पहले के टाइम से ज़्यादा हमारा कमर्शियल मतलब इंटरेस्ट इंक्रीज़ होने लगी थी। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक लैंग्वेज एक बनने लगी थी सिक्योरिटी को लेके, या फिर आप बोल सकते हो जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी बाद में, ठीक है, जो थी चीज़ें थी वो मार्केट के ऊपर, मतलब मार्केट को रीच कर रही थी, या रिजिड बॉर्डर वगैरह जो कन्फ्लिक्ट वगैरह पहले थी ना उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही थी, मार्केट से कनेक्ट कर रही थी। ठीक है, ट्रेड के थ्रू कनेक्ट कर रही थी। एक्सपोर्ट का प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रहा था कि आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने लगी थी नेशनल इकोनॉमिक्स की ग्रोथ के लिए, कि जो कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकती है वो कंट्री ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकली एडवांस होगी। ये रैपिड ग्रोथ होने लगी थी, या फिर आप बोल सकते हो जो वॉर का जो रिड्यूस होने लगा था और हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की ग्रोथ होने लगी थी। ठीक है, अब ये सारे जो मार्केट के प्रोसेस में उसमें बहुत सारी चेंजेस भी आई, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, बहुत सारी बेसिक ऑब्जेक्टिव जो थी या फिर जो कंट्रीज एक्शंस या मेजर्स वगैरह लेते उस पर कंट्रोल थी। ठीक है, बहुत सारी कंपटीशन के नए सोर्स आ रहे थे, मतलब कन्फ्लिक्ट वगैरह आप नहीं बोल सकते, नॉट इन डेट वे, बट एक ऐसा कन्फ्लिक्ट था कि हम किस तरीके से खुद को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सबके मन में वो था कि हम इकोनॉमिक ड्राइवर्स बने, मतलब हमारे हाथों में इकोनॉमिकल पूरी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इवन साउथ चाइना में कुछ डिस्प्यूट वगैरह भी होने लगे थे इंडियन ओशन को लेके, जो भी मिलिट्राइजेशन ग्रो हो रही थी, मिलिट्री वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ग्रो हो रही थी, उसके वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और कन्फ्लिक्ट कुछ होने लगी थी कंट्रीज़ के मतलब बीच में, नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर में यही था। मैंने आई नो जल्दी एक्सप्लेन किया है, बट ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा आपको इससे। कोई कन्फ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय बाय।